नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। ये 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। ये तीनों ही पार्टियां बीजेपी के विरोध के नाम पर एक साथ आईं और इन्होंने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी नाम का एक गठबंधन तैयार किया और राज्य की सत्ता में आईं। लेकिन इस सरकार के अगर बीते 6 महीने के कार्यकाल को देखा जाए तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि बीजेपी के खिलाफ हो। पिछले साल अक्टूबर में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद में जब सियासी ड्रामा राज्य का अपने चरम पर था, तो उस वक्त दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मेरी अब फिर से कोई मुख्यमंत्री बनने की हसरत नहीं है। मैं 4 बार पहले ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। पवार सही कह रहे थे। जब राज्य में इन तीनों पार्टियों की सरकार गठित हुई, जिसमें कि खुद उनकी अपनी पार्टी एनसीपी भी शामिल थी, तो उस सरकार का शरद पवार सदस्य नहीं थे उसके। लेकिन माना यह जा रहा है, सियासी हलकों में यही कहा जाता है कि इस सरकार को शरद पवार ही चला रहे हैं। शरद पवार के निर्देश पर ही यह सरकार चल रही है। भले ही राज्य के मुख्यमंत्री शिवसेना से उद्धव ठाकरे हों, लेकिन सत्ता का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथों में है। ठीक उसी तरह से जैसे 1995 में शिवसेना बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री तो बने थे मनोहर जोशी, लेकिन सरकार का रिमोट कंट्रोल दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के हाथ में था और सरकार उन्हीं के इशारे पर चलती थी। शरद पवार की राज्य में हो रही हलचल पर और सरकार की गतिविधियों पर पैनी नजर रहती है। सरकार के कामकाज पर किस तरह से उनका प्रभाव है, सरकार की नीतियों पर, सरकार के फैसलों पर किस तरह का उनका प्रभाव है, ये शरद पवार के बयानों और उनके ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट से पता चलता है। उनके कई सारे ट्वीट्स जो है वो सुझावात्मक होते हैं, लेकिन कई ट्वीट्स का सुर निर्देशात्मक या फिर आदेशात्मक भी होता है। चूंकि ये सरकार 3 विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों को लेकर बनी है, तो ऐसे में शुरुआत से यह आशंका जताई जाती रही ये सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए भी जहां पर इन पार्टियों के बीच में टकराव नजर आया, जैसे कि राहुल गांधी की ओर से वीर सावरकर को लेकर एक विवादित बयान दे दिया गया, जिससे कि शिवसेना खफा हो गई। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी मतभेद थे इनके बीच में। इसके अलावा भीमा कोरेगांव दंगों की जांच जो केंद्रीय एजेंसी एनआईए को दी गई, उसको लेकर भी मतभेद नजर आए। तो इनको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि शायद ये तीनों ही पार्टियां इसको लेकर आपस में लड़ जाएंगी और सरकार गिर जाएगी। हालांकि इससे पहले कि ये मामले तूल पकड़ते, उन पर पानी डाल दिया गया। हर बार शरद पवार की मध्यस्थता की वजह से बात बिगड़ने से बच जाती। जब एक सरकार में शामिल मंत्री से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कब तक ये सरकार चलेगी, तो उन्होंने कहा लॉन्ग लिव शरद पवार। इससे उनका अभिप्राय ये था कि जब तक शरद पवार का पार्टी पर नियंत्रण है, एनसीपी पर नियंत्रण है और जब तक सरकार पर उनका नियंत्रण है, तब तक ये सरकार चलेगी और हो सकता है कि अपना कार्यकाल भी पूरा कर ले। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद में सबसे ज्यादा फायदे में शरद पवार ही रहे। जब चुनाव के नतीजे आए तो उस वक्त शरद पवार ने देखा कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में किस तरह की कटुता है, और ये कटुता जो है नतीजे आने के पहले से थी, जिसको कि शरद पवार बड़ी ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। और नतीजे आने के बाद जब ये कटुता खुलकर सामने आ गई तो शरद पवार ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद तो दे दिया शिवसेना को, लेकिन इसके साथ साथ कई अहम मंत्रालय जो है अपनी पार्टी के लिए ले लिए और इस तरह से तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद विधानसभा में शरद पवार की पार्टी सत्ता की भागीदार बन गई। एनसीपी के लिए महाराष्ट्र की सत्ता में आना एक बहुत राहत की बात थी, क्योंकि चुनाव नतीजा आने के पहले तक तो लोग ये कहने लग गए थे कि एनसीपी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि एनसीपी के कई सारे संस्थापक सदस्य, कई सारे दिग्गज नेता जो है अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी जैसी विरोधी पार्टियों में चले गए थे। ऐसे में एनसीपी को ऑक्सीजन की जरूरत थी और इस सत्ता ने उसको वो ऑक्सीजन दिला दिया। फिलहाल की स्थिति में ऐसा ठोस कहने के लिए कुछ नहीं है कि तीनों ही पार्टियों के बीच में कोई बड़ा मनमुटाव है जिसकी वजह से सरकार गिर सकती है, लेकिन इसके बावजूद माना यह जाता है कि शरद पवार ने अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए सत्ता में रहने की खातिर एक विकल्प तैयार रखा है। और कौन सा है वो विकल्प? सीधे तौर पर वो विकल्प बीजेपी है।
ये बात इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर कही जा रही है कि पिछले 6 महीने थे शरद पवार के निर्देशन में चल रही ठाकरे सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि बीजेपी खफा हो जाए। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे को ही लीजिए। कई सारे कांग्रेस शासित राज्यों ने यह फैसला किया कि इस कानून के खिलाफ जो है वो अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। शिवसेना जो कि इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में अलग रुख अपना रही थी और राज्यसभा में अलग रुख अपना रही थी, जब वोटिंग का वक्त आया था तो उस वक्त में दोनों ही हाउसेस में शिवसेना का रुख अलग अलग था, लेकिन बाद में शिवसेना भी इस कानून के समर्थन में बोलने लगी। राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने जब अपनी पार्टी के अखबार सामना में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने भी इस कानून का समर्थन किया। दूसरा अहम मुद्दा था भीमा कोरेगांव दंगों की जांच को लेकर। पहले यह जांच पुणे पुलिस कर रही थी, लेकिन एक दिन केंद्र सरकार ने फैसला किया कि यह जांच जो है अब एनआईए करेगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि सरकार जो है इस मामले में कानूनी राय लेगी। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि एक दिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से एनआईए के कोर्ट में एनओसी दे दी जाती है कि हाँ, ये जांच जो है एनआईए कर सकती है, और साथ ही पुणे पुलिस के अधिकारी जो है वो कागजात एनआईए को सौंप देते हैं। इसके बाद में जब ये होता है तो शरद पवार नाराजगी जताते हैं उद्धव ठाकरे के प्रति और कहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन सभी को ये मालूम है कि उद्धव ठाकरे बिना शरद पवार की मर्जी से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। उसके बाद ये मामला वहीं खत्म हो गया। शरद पवार से कुछ एक बार ये पूछा गया कि सीबीआई के जो विशेष जज हैं बीएच लोया, उनकी जो रहस्यमय मौत हुई है क्या उसकी फिर से जांच करवाई जाएगी? तो इस पर शरद पवार का जवाब ये था कि अगर कुछ जांच करने लायक नया मिलता है तो ऐसे में जांच करवाई जा सकती है, नहीं तो किसी के ऊपर निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद जो राज्य के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने भी बयान दिया कि उनके पास में कोई ऐसे नए सबूत नहीं पेश किए गए हैं जिनके आधार पर इस मामले की जांच फिर से कराई जाए। कुल मिलाकर ठाकरे सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि बीजेपी खफा हो जाए, और ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि दोनों ही पार्टियां, सरकार में शामिल शिवसेना और एनसीपी, दोनों ने ही आगे जाकर अपने विकल्प खुले रखे थे कि कल को अगर ये सरकार गिरती है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी से बातचीत करके सरकार बनाई जा सके। शरद पवार को पहले भी पीएम मोदी ऑफर दे चुके थे जब ये पूरा सियासी फियास्को चल रहा था महाराष्ट्र में, तो उस दौरान पीएम मोदी की ओर से पवार को ऑफर दिया गया था कि आप बीजेपी के साथ में मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं, और वो ऑफर पवार ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके पहले भी साल 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और बीजेपी जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तब भी शरद पवार की मदद से ही विश्वास प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस ने पास किया था, क्योंकि उनके पास बहुमत का 145 का आंकड़ा नहीं था, उनके पास में सिर्फ 122 सीटें ही थी। तो ऐसे में शरद पवार के बाहरी सपोर्ट से ही वो अपनी सरकार बचा सके, और बाद में शिवसेना सरकार में शामिल हो गई। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि ये दोनों ही पार्टियां, एनसीपी और शिवसेना, बीजेपी की ओर अपने रास्ते बंद नहीं करना चाहती हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे को प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन जब एक बार वे भी अनुभवी हो जाएंगे तो अपने आप को और पुख्ता तौर पर पेश करेंगे, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सरकार के बीच में टकराव पैदा हो, क्योंकि ना तो उद्धव ठाकरे किसी का पिछलग्गू बनकर रहना चाहते हैं और ना ही शरद पवार। तो अगर बात बिगड़ेगी तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियां, एनसीपी और शिवसेना, विकल्प तलाश करेंगी सत्ता में बने रहने के लिए, और दोनों के लिए बड़ा विकल्प होगी बीजेपी। शिवसेना भी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक होने से बच रही है। आप गौर करेंगे कि पिछले 6 महीनों में उद्धव ठाकरे ने ना तो पीएम मोदी के खिलाफ और ना ही गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोई कड़ा बयान दिया है, और उनकी पार्टी के अखबार सामना के संपादकीय में भी इन दोनों के खिलाफ कुछ भी तीखा नहीं लिखा गया। ये दोनों ही लोग बीजेपी पर हमला करने से बच रहे हैं। हाँ, इनके टारगेट पर देवेंद्र फडणवीस जरूर हैं, लेकिन शिवसेना के खेमे में ऐसी फुसफुसाहट है कि कल को जाकर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो देवेंद्र फडणवीस को दरकिनार रखते हुए अपने 3 दशक पुराने सियासी पार्टनर के साथ में फिर से बातचीत की जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।